नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे विषय ई 301 में वोल्टेज स्टेबलाइजर टॉपिक की पहली वीडियो के साथ विषय को शुरू करते हैं और 2 और वीडियो में इस टॉपिक वोल्टेज स्टेबलाइजर को पूरा करेंगे। आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन मैनुअल स्टेबलाइजर और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे में, और हम बात करेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, वर्किंग और मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1956 कहता है कि कंज्यूमर के अप्लायंसेस के एंड पे जो वोल्टेज शेड्यूल्ड रेटेड वोल्टेज है उससे 6% से ज़्यादा बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन आपूर्ति की व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने या उपभोक्ता के यहाँ भार या लोड या करंट में परिवर्तन होने के कारण ये वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है वो इस वेरिएशन लिमिट ±6% से भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे ज़्यादातर रेजिडेंशियल इलाकों में देर शाम को और सुबह के पीक लोड की समय में लो वोल्टेज रहती है और ये दिन के अधिकांश समय की स्थिति है। वहीं इंडस्ट्रियल इलाकों में रात के समय बहुत अधिक वोल्टेज की शिकायत आम है। हमारे जो स्टेबलाइजर्स हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्टेबल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देंगे, भले ही मेन लाइन में या लोड में किसी भी प्रकार का वोल्टेज वेरिएशन करने के कारण रहे हों। और ये सप्लाई हम देते हैं सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सह नहीं सकते और उन्हें एक नियत वोल्टेज सप्लाई वर्किंग के लिए आवश्यक है। जैसे कि हमारी CNC मशीनें हो गई, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट्स हो गए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, टेलीविज़न सेट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन के सभी इक्विपमेंट्स हो गए, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेसेस हो गई, हमारी इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गई, और जो मेडिकल सर्विसेज हैं, बेड साइड मॉनिटर्स हैं या दूसरी जो ICU की सर्किटरी है, उन्हें बहुत स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए तो वो हम स्टेबलाइजर से देते हैं। और जो हमारे जो स्टेबलाइजर्स हैं वो हमारी वोल्टेज को सिंगल फेज के केस में 220 से 230 वोल्ट के बीच में रखते हैं, और अगर हमारा कोई ज़्यादा पावर का सर्किट है और हमने 3 फेज स्टेबलाइजर यूज़ किए हुए हैं तो ये वोल्टेज की जो लिमिट है वो 400 वोल्ट से 415 वोल्ट के बीच में रखेंगे और जो वेरिएशन है वो भी कम रखेंगे। और हमारे सभी स्टेबलाइजर अपनी किसी इंटरनल सर्किटरी से, आंतरिक परिपथ की व्यवस्था से आपूर्ति अगर कम विभव दे रही है तो उसे बढ़ाकर इसी लिमिट में ले आते हैं, और अगर वो ज़्यादा है तो उसे घटा देते हैं और ये लिमिट मैनेज कर लेते हैं। ज़रा समझते हैं स्टेबलाइजर के बारे में कुछ और। जो प्रचलित इलेक्ट्रिकल वोल्टेज स्टेबलाइजर्स हैं वो हो सकते हैं मैनुअल प्रकार के या ऑटोमेटिक स्विचेबल स्टेबलाइजर्स, ऑटोमेटिक रिले टाइप स्टेबलाइजर, या सॉलिड स्टेट या स्टैटिक माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल्ड स्टेबलाइजर्स, या एक सर्वो मोटर से नियंत्रित स्टेबलाइजर, या एक मैग्नेटिक सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशंस चेंज करके फेरो रेजोनेंस टाइप CVT स्टेबलाइजर्स। इन सभी स्टेबलाइजर में स्टडी, कांस्टेंट, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज देने के साथ साथ कुछ और प्रावधान भी होते हैं, कुछ और फीचर्स भी होती हैं। जैसे ये सभी चाहे इनपुट की वोल्टेज या आउटपुट की वोल्टेज एक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हो जाए तो कट ऑफ कर देंगे। इसी तरह से इनपुट या आउटपुट में हाई वोल्टेज आने पर भी कट ऑफ करने के प्रोविजन सभी स्टेबलाइजर में हो सकते हैं। अगर कोई स्टेबलाइजर सामान्य से अधिक धारा पे काम कर रहा है और स्वयं को क्षति पहुंचाएगा तो उसमें ओवरलोड प्रकार के प्रोटेक्शंस हो सकते हैं। जो सिंपल स्टेबलाइजर्स में, सस्ते स्टेबलाइजर में एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो सकता है, और सभी स्टेबलाइजर में इनपुट और आउटपुट को वोल्टेज मेजर करने की फैसिलिटी भी होती है, और कंट्रोल स्विच होते हैं जो इन्हें शुरू कर सकते हैं या रोक सकते हैं, मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की कि हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों चाहिए। हमारे सभी जो विद्युत उपकरण हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो एक स्पेसिफिक इनपुट वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाए गए हैं, और एक हल्का लिमिटेड वेरिएशन भी वो सहन कर सकते हैं। लेकिन हमारी विद्युत आपूर्ति में बहुत सारे कारणों से वोल्टेज में राइज और डिप दोनों तरह की बहुत बड़ी मात्रा में कॉमन हैपनिंग है। ये आकाशीय बिजली तड़ित लाइटनिंग के कारण हो सकती है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स के कारण भी वोल्टेज में डिप्स आ सकते हैं, कोई वायरिंग में गड़बड़ होने से भी किसी सर्किट में वोल्टेज के डिप्स आ सकते हैं। जो हमारे रिएक्टिव सर्किट्स हैं
जिनमें इंडक्टर और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, उनकी जब स्विचिंग करते हैं तब भी सर्किट में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन किसी लिमिट से अधिक हो तो वो एक सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, माइक्रो कंट्रोलर सर्किट्स को या आईसीज को डैमेज कर सकते हैं। और अगर आप लंबे समय तक ओवर वोल्टेज देते हैं तो जो हमारे पावर इक्विपमेंट भी हैं उनके इंसुलेशन डैमेज हो सकते हैं और इससे उनकी यूज़फुल लाइफ और एफिशिएंसी कम हो सकती है। इसी तरह से अगर आप लंबे समय तक किसी उपकरण को सामान्य से कम वोल्टेज पे चलाते हैं तो वो सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। जैसे हमारे जो बल्ब्स होते हैं वो 10% कम वोल्टेज आने पे 21% लाइट आउटपुट कम देते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी जो रेटेड कंडीशंस में होनी चाहिए उससे कम ल्यूमन आउटपुट पर वाट हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारी लोडेड इंडस्ट्रियल मोटर है उसे लगातार अगर कम वोल्टेज मिलेगी तो वो ज़्यादा धारा लेके स्वयं को ओवरहीट करके कॉपर लॉसेस ज़्यादा करके डैमेज कर सकती है। तो सभी चाहे पावर इक्विपमेंट हो या सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो उन्हें स्टेबलाइज वोल्टेज चाहिए। और ये समस्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो एक क्षणिक वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी स्वयं को डैमेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि हमारे स्टेबलाइजर किस तरह से काम करते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सभी जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स हैं वो वोल्टेज का जो करेक्शन करते हैं जब ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की कंडीशंस आने लगती है तो वो दो कार्य करते हैं। एक बूस्ट ऑपरेशन हो सकता है और एक बक ऑपरेशन हो सकता है। ये जो बुक और बस्ट है वो मैन्युअली हम स्विचिंग से कर सकते हैं वोल्टेज को देखकर या ऑटोमेटिकली किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कर सकते हैं। अगर हमें अंडर वोल्टेज कंडीशंस आ रही हैं और हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो ये बूस्ट ऑपरेशन है वो हमारी वोल्टेज को निर्धारित लेवल तक बढ़ा लेगा। और अगर हमारी वोल्टेज जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में रात की कंडीशंस में सामान्य से ज़्यादा हो रही है तो हम एक बक ऑपरेशन करके स्टेबलाइजर से वोल्टेज को निर्धारित रेटेड कंडीशंस में ला सकते हैं। जो शुरुआती वोल्टेज स्टेबलाइजर थे वो मैनुअली ऑपरेटेड स्विचेबल वोल्टेज स्टेबलाइजर थे जो दोनों तरह के बूस्ट और बक ऑपरेशन करके और हमारी इनकमिंग वोल्टेज चाहे कैसी भी कंडीशन की हो, लोड चाहे कैसी भी कंडीशन का हो, आउटपुट वोल्टेज को एक मेजर्ड कंडीशंस में डिजायर्ड रेंज में रख लेते थे। बाद में इन्हीं स्टेबलाइजर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज आ गई स्विचिंग डिवाइस के तौर पे और सेंसिंग सर्किट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आ गए और ये काम ऑटोमेटिक होने लग गया। लेकिन इन दोनों ही स्टेबलाइजर में जब स्विचिंग ऑपरेशन होता है और चाहे हमारा स्विच मेक बिफोर ब्रेक हो, ये जो ट्रांजिट होता है स्विचिंग ऑपरेशन का उसमें सप्लाई का एक छोटा सा फ्लक्चुएशन होता है और उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर सर्किट्स होता है जिसमें वोलेटाइल रैम होती है उसका कंटेंट गायब होने पर ये जो स्विचेबल टाइप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर्स हैं वो मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट्स के लिए उपयुक्त नहीं रहते। तो हमें ऐसे स्टेबलाइजर चाहिए जो कंटिन्यूअस बिना किसी स्विचिंग के वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सकें और दो वर्जन कॉमर्शियली अवेलेबल है। एक को हम सर्वो स्टेबलाइजर बोलते हैं जिसमें एक मोटर की मदद से हम वोल्टेज को कंटिन्यूअस स्टेपलेस रेगुलेट करते हैं और एक सीवीटी है जिसमें एक मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटीज की कंडीशन बदलने से उसके पैरेलल में जो कैपेसिटर के साथ रिजोनेंस है वो अलग अलग वोल्टेज कंडीशंस में फ्लक्चुएट होता है और वो बिना किसी स्विचिंग के बहुत फास्ट वोल्टेज का कंट्रोल करता है। और इस तरह के स्टेबलाइजर को हम कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर या सीवीटी कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे सरल मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में। एक मैनुअल स्टेबलाइजर को समझते हैं। एक मैनुअल स्टेबलाइजर का जो सबसे मुख्य भाग है वो एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और एक स्विचिंग अरेंजमेंट है मैनुअली जो दोनों तरफ हो सकता है। इनपुट में हो सकता है एक सिंपल 2-वे स्विच से और आउटपुट में हो सकता है एक 8-वे रोटरी स्विच से या इससे ज़्यादा अगर हमें फाइन वोल्टेज कंट्रोल करना है तो इससे ज़्यादा स्विचिंग भी हो सकती है। लेकिन कॉमर्शियली ये 8-वे रोटरी स्विच है वो ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे ऑटो ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर कंटिन्यूअस बहुत सारे टर्न्स वाउंड किए हुए होते हैं और उसमें दोनों तरफ प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी टेपिंग्स होती हैं और जितने फेरे होंगे उसके अनुसार वोल्टेज आ जाएगी। अगर प्राइमरी में मेरे पास कम वोल्टेज आ रही है तो मैं लोअर टेपिंग पे रखूंगा। तो अगर इन टेपिंग्स में मैं देखूंगा
तो क्योंकि फेरे इस कॉमन टर्मिनल से जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कॉमन है, उससे अगर फेरे बढ़ेंगे तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसी से नीचे आ जाऊंगा तो मेरी यहाँ वोल्टेज इन टर्मिनल्स पे अगर टेपिंग्स का सिलेक्शन होगा तो घट जाएगी। अगर मेरी प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज आ रही है और मुझे घटाना ज़्यादा है तो मैं इस टेपिंग सिलेक्शन को बदल लूँगा, और जब ये मैजेंटा पॉइंट पर अगर टू वे स्विच कनेक्ट होगा तो इधर सारे फेरों में स्टेप डाउन एक्शन हो जाएगी और मुझे वोल्टेज यहाँ थोड़ी कम और यहाँ सबसे ज़्यादा कम इस रोटरी स्विच को चेंज करने से प्राप्त हो जाएगी। हम एक सामान्य परिवर्तनशील मान वाली वोल्टेज की इनपुट सप्लाई जब इन टर्मिनल्स पर देंगे तो यहाँ रोटरी स्विच का एप्रोप्रिएट सिलेक्शन करने पर ये जो इनपुट और आउटपुट में कॉमन टर्मिनल है और ये जो रोटरी स्विच का आउटपुट आ रहा है, ये मेरे लिए एक ऐसी वोल्टेज दे सकता है जो इधर टेपिंग्स रखने पे ज़्यादा होगी और इधर टेपिंग रखने पे कम होगी। तो मैं टेपिंग के एप्रोप्रिएट सिलेक्शन करके और यहाँ निर्धारित करेक्ट 220 वोल्टेज मेंटेन कर सकता हूँ, बशर्ते है कि मुझे लगातार मॉनिटरिंग अवेलेबल हो कि ये वोल्टेज कितनी आ रही है और मैं वोल्टेज के हिसाब से इसे बढ़ाने या घटाने का काम कर सकता हूं। और यहाँ मेरे पास एक स्टेप्ड चेंज इनपुट में भी वोल्टेज वेरिएशंस का है, और मैंने जैसे पहले कहा ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ रख लेंगे और कम वोल्टेज के लिए ये अभी वाली पोजीशन पे रहेगा। तो अभी वाली पोजीशन पे जब वोल्टेज कम भी होगी तो यहाँ वोल्टेज स्टेप अप कर दी जाएगी। और अगर मान लो रात को इंडस्ट्रियल एरिया की सप्लाई का कंडीशन है तो हम इस टेपिंग को यहाँ रख लेंगे और वोल्टेज को जितनी आवश्यक हो उस हिसाब से कम कर लेंगे। एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ये जो पोर्शन है वो कॉमन है, और कॉमन पोर्शन में दोनों साइड के करंट फेजर डिफरेंस के कारण कम हो जाते हैं, तो इस तार का साइज हम छोटा ले सकते हैं। तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से काफ़ी कम आती है और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है और इसमें इंटरनल वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स भी कम है। तो एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में एक ऑटो ट्रांसफार्मर ज़्यादा बेहतर वोल्टेज स्टेबलाइजर की चॉइस हो सकती है। जब हम यहाँ स्टेप चेंज करते हैं तो ये जो कॉमर्शियली ये जो दो स्टेप्स के बीच में जो वोल्टेज वेरिएशन है वो रेटेड वोल्टेज का 1 से 1.5% हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जब इनपुट में ऑल ऑफ सडन अगर वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है तो ये जो आउटपुट को रेगुलेट रखना और उसी समय मैनुअल निगाह भी रखना थोड़ा मुश्किल है। तो ये स्टेबलाइजर उन स्थितियों में उपयोगी नहीं है जहां वोल्टेज में सडन और वाइड फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है। जब हम एक स्टेप से दूसरी स्टेप जाते हैं तो क्षणिक थोड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई इंटरप्ट भी होती है, और ऐसी जगह जहां हम माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, जहां रेम टाइप सर्किटरी है, वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी जहां सर्किट का हिस्सा है, वहां ऐसे स्टेबलाइजर इस्तेमाल नहीं हो सकते। जहां अब्रप्ट वोल्टेज वेरिएशंस होता है और कंटिन्यूअस मैनुअल ऑपरेशन महंगा है तो हम एक बेहतर उपाय करते हैं और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर यूज करते हैं। जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर किस तरह से इस मैनुअल स्टेबलाइजर में इंप्रूवमेंट है जिसमें रिले की मदद से हम वोल्टेज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। हमारा जो ऑटोमेटिक रिले टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें हमें मैनुअल स्विचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बजाय जो रिलेज हैं वो हमारे परिपथ की आवश्यकता के अनुसार अपनी पोजीशंस को चेंज करके और वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का काम करती है। जो एक ऑटोमेटिक रिले टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसी को हम हमारी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, और जो बाज़ार में कॉमर्शियली स्टेबलाइजर इन दिनों यूज़ करते हैं हम एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर्स के लिए, वो इसी प्रकार के होते हैं जिसमें मैनुअल स्टेबलाइजर की भांति ही यहाँ एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये दो रिले हैं, एक इनपुट की साइड में और एक आउटपुट की साइड में, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं। और ये जो रिले में करंट जाने पे ये रिले ऑपरेट होगी। अगर रिले ऑपरेट नहीं हो रही है तो ये जो स्विच की पोजीशन है वो अनएक्साइटेड बिना इस रिले कॉइल की करंट के पोजीशन है। यहाँ ये इनपुट में लोअर टेपिंग पे है और यहाँ आउटपुट में ये ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर की हायर टेपिंग पे है। ये रिले को चलाने वाले ड्राइवर सर्किट्स हैं, दोनों रिले के लिए अलग अलग ड्राइवर सर्किट्स हैं, और इन ड्राइवर सर्किट्स को एक स्टेप डाउन पावर सप्लाई देने के लिए ये अलग से ट्रांसफार्मर और एक रेक्टिफायर अरेंजमेंट है। कुछ असेसरीज हमें चाहिएंगी मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए और वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। कुछ स्टेबलाइजर में हम करंट के हिसाब से अगर वो निर्धारित धारा से ज़्यादा धारा ले ले या वोल्टेज का लेवल एक निर्धारित से अधिक या ज़्यादा हो जाए, उनके लिए भी कुछ इसी तरह के रिले ऑपरेटेड कंट्रोल सर्किट्स होते हैं जो अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और ओवरलोड या ओवर करंट की कंडीशंस में हमारी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे
तो समझते हैं इनकी वर्किंग के बारे में। जैसे बताया गया कि एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर और एक मैनुअल स्टेबलाइजर दोनों में एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम यहाँ कुछ रिलेज की मदद से इनपुट में भी सिलेक्शंस कर सकते हैं और बहुत सारी रिलेज की मदद से आउटपुट में भी बहुत सारी टेपिंग्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर रिलेज की संख्या ज्यादा होती है तो जो कंट्रोल सर्किटरी है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और हम जो कंट्रोल सर्किटरी यूज करते हैं उसमें कुछ ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज कर सकते हैं जो रिले को ड्राइव करेंगी और हमारे परिपथ में वोल्टेज नियंत्रण करने का काम करेंगी। जो रिले है वो ट्रांसफार्मर की टेपिंग के सिलेक्शन करके जो रिक्वायर्ड, अगर वोल्टेज कम है तो बूस्ट करने का और वोल्टेज ज्यादा है तो बक करने का काम करेंगी। जो हमारी रिले को ऑपरेट करने वाले जो सर्किट्स हैं वो एक लो वोल्टेज की एसी को रेक्टिफाई करके काम करते हैं और एक अलग से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम लो वोल्टेज 12 से 18 वोल्टेज के बीच में पा लेते हैं और एक फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से हम एक डीसी पा लेते हैं जिसे हल्का सा एक कैपेसिटर की मदद से हम फिल्टर भी कर लेते हैं। और अगर हमें वोल्टेज को रेगुलेट करने की आवश्यकता हो, जैसे कि एसी सर्किट्स में हमें रेगुलेटेड सप्लाई चाहिए, तो हम यहाँ इन सप्लाईज में जीनर रेगुलेटर्स भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे सर्किट में अगर इनपुट की वोल्टेज बहुत कम 140 वोल्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा 280 वोल्ट भी हो जाए तो ये हमारी आउटपुट को 220 वोल्ट और 230 वोल्ट के बीच में मेंटेन रखेगा। और अगर इनपुट या की वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत अधिक हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सप्लाई को कट ऑफ भी कर देगा। जरा सर्किट की डिटेल्स को समझते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग है जिससे हम एक कॉमन कनेक्शन के साथ प्राइमरी के भी कनेक्शन कर सकते हैं जो एक रिले की मदद से सेलेक्ट हो सकते हैं टैपिंग्स पे, और इसी तरह से यहाँ भी एक या अधिक रिले की मदद से हम एप्रोप्रिएट टेपिंग्स जो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमने ली हुई है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कॉमन पोर्शन है ग्रीन हाईलाइट से दिखाया हुआ, इसमें दोनों साइड के करंट आपस में कैंसिल होने के कारण इफेक्टिव करंट कम हो जाता है, तो तार का साइज भी हमें छोटा लेना पड़ेगा और कम करंट पे या इसमें लॉसेज भी कम होंगे, तो इसकी परफॉर्मेंस है वो एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ज्यादा बेहतर आएगी। इसकी कीमत कम होगी, ये वजन में हल्का होगा, आकार में छोटा होगा और एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन के परफॉर्मेंस भी एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में इस ऑटो ट्रांसफार्मर की ज्यादा बेहतर होगी। जो हमारी रिले है इन्हें ड्राइव करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करेंगे जो एक रिले को एक ट्रांजिस्टर की मदद से कंट्रोल करेगा। इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जो सप्लाई है वो एक पोर्ट के कनेक्शन से हम रेगुलेट करेंगे। अभी सर्किट की पूरी डिटेल्स देखेंगे। यहाँ रिले के एंटी पैरेलल हमने एक कैपेसिटर और एक डायोड लगाया हुआ है जो रिले को किसी स्विचिंग के दौरान जो इंडक्टिव सर्किट में ओवर वोल्टेज आती है उससे बचाएगा। और एक सर्किट हम ऐसा भी इस्तेमाल करेंगे जो ओवर वोल्टेज की कंडीशन में हमारी मेन लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा। तो पूरे सर्किट की और कंट्रोल की डिटेल्स को समझते हैं। हमने यहाँ 2 रिलेज का ही ऑपरेशन दिखाया है। एक रिले के कॉन्टैक्ट हमने प्राइमरी सर्किट में लगाए हुए हैं जो इस रिले कॉइल से ऑपरेट होंगे और एक के सेकेंडरी सर्किट में लगाए हैं, और दोनों के जो कंट्रोल सर्किटरी हैं डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं एक जैसे हैं और ओवर वोल्टेज आने पे ये रिले को ड्राइव करेंगे और रिले अपने कॉन्टैक्ट्स को बदल देगी। तो नॉर्मली इसका कॉन्टैक्ट जो नीचे की तरफ है, अगर इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज आई तो ये ऊपर चला जाएगा और ऐसी स्थिति में हमें इस ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन ऑपरेशन ज़्यादा मिलेगा और आउटपुट की वोल्टेज, भले ही इनपुट की वोल्टेज ज़्यादा हो गई है, निर्धारित रहेगी। इसी तरह से यहाँ सेकेंडरी साइड में भी उसी तरह का कंट्रोल है और ये जो नॉर्मल टेपिंग सिलेक्शन है रिले का, नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ऊपर की टेपिंग्स पे है, और अगर यहाँ आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो ये रिले ऑपरेट होएगी और इस टेपिंग को वो नीचे के टेप पे ले आएगी और आउटपुट की वोल्टेज ज़्यादा होने पे कम कर दी जाएगी। अगर हमें ज़्यादा फाइन कंट्रोल चाहिए तो हम एक से अधिक रिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह के सर्किट से हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि ये जो रिले का ड्राइवर सर्किट है वो किस तरह से काम करता है। हमने किसी अलग से एक छोटे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके और इस वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेना है, और ये जो स्टेप डाउन वोल्टेज है वो एक ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से हमने रेक्टिफाई कर लेनी है, और जो फ्लक्चुएटिंग डीसी है उसके फ्लक्चुएशंस रिपल्स को कम करने के लिए एक फिल्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल कर लेना है। अब ये जो वोल्टेज है रेक्टिफाइड डीसी, उसे
एक विशेष लेवल पे एक जीनर डायोड को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और कल्पना करो कि मेरा ये जो जीनर डायोड है वो 6 वोल्ट का है, तो अगर इस टर्मिनल पे 6 वोल्ट से कम वोल्टेज होगी तो यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस पे कोई ड्राइव करंट नहीं होगा और इस कलेक्टर सर्किट में या इस रिले की कॉइल में करंट फ्लो नहीं होगा, तो रिले अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी, इधर डाउन साइड में और इधर हायर टिपिंग्स पे। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गई निर्धारित से, तो ये जो मेरा पॉट है इसकी मदद से मैं ऐसा सिलेक्शन कर लूँगा कि यहाँ जैसे सपोज करो कि मुझे 240 वोल्ट पे वो कनेक्शन रिले को ऑपरेट करना है, तो अगर प्राइमरी की वोल्टेज 240 वोल्ट से ज़्यादा हुई तो यहाँ पर वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी और उस कंडीशन में जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर के बेस को ड्राइव करंट मिलेगा, तो कलेक्टर सर्किट में जो करंट है वो रिले को ऑपरेट करा देगा और ये मेरा जो रिले का कॉन्टैक्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर अब स्टेप डाउन की एक्शन करके और वोल्टेज को निर्धारित रखेगा। सेम यही काम मैं यहाँ कर सकता हूँ कि अगर ये वोल्टेज 240 वोल्ट से ज़्यादा हो रही है तो इस रिले में ड्राइवर करंट इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जाएगा और वो स्टेपिंग को नीचे ले आएगा, तो यहाँ वोल्टेज जो 240 से ज़्यादा हो रही थी वो अब 230 या उसके आसपास आ जाएगी। जैसे हमने पहले बात की थी कि उसी तरह का रिले ऑपरेटेड सर्किट हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आउटपुट की वोल्टेज को निर्धारित से अधिक होने पे या इनपुट की वोल्टेज को एक निर्धारित से कम होने पे परमानेंट कट ऑफ कर देगा, ताकि ओवर वोल्टेज से उपकरणों को बचाया जा सके। एक वोल्टमीटर की मदद से हम एक 2 वे स्विच लगा के ये कॉमन टर्मिनल के साथ, अगर ये स्विच की पोजीशन ऊपर है तो हम इनपुट की वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और ये पोजीशन अगर नीचे है तो हम आउटपुट की वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये जो हमारे ऑटोमेटिक रिले बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर्स हैं, ये मैनुअल स्टेबलाइजर की तुलना में ज़्यादा बेहतर और रिलायबल माने जाते हैं और अगर इनपुट की वोल्टेज में 15% के आसपास अगर परिवर्तन है तो भी आउटपुट की वोल्टेज में जो वेरिएशन है वो 4% या उससे कम रहेगा। ऐसे स्टेबलाइजर में हम इनपुट और आउटपुट में स्विचिंग के लिए ऑर्डिनरी कंट्रोल स्विच यूज कर सकते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो हमारे स्टेबलाइजर हैं वो लो वोल्टेज रेटिंग्स में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और जो साधारण हमारे पावर डिवाइसेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। लेकिन इनमें कुछ डिफेक्ट भी हैं, जैसे इनका जो करेक्शन स्पीड है वो थोड़ी स्लो है और स्विचिंग के दौरान पावर में इंटरप्शन रैम टाइप वोलेटाइल मेमोरी के सर्किट्स के लिए सूटेबल नहीं है। इन सर्किट्स में ये जो हमारा कंट्रोल ड्राइवर सर्किट है इनमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इन्हें थोड़ा सा मेंटेनेंस वाला माना जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में अंडर वोल्टेज कंडीशंस में, ओवर वोल्टेज कंडीशंस में और ओवर करंट या ओवरलोड कंडीशंस में ऑटोमेटिक ट्रिप की फैसिलिटीज़ होती हैं और ट्रिप होने पे हमारा एक अलार्म सर्किट है वो एक विजिबल अलार्म्स भी देगा और एक ऑडियो साउंड्स भी बजर की मदद से प्रोवाइड करेगा। तो ये जो स्टेबलाइजर है वो कॉमर्शियली बहुत पॉपुलर और कन्वीनियंटली यूज़ हो रहे हैं।